Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 52nd G7 Summit. Important from our syllabus GS paper 2 international groupings point of view. देखिए G7 ग्रुप ये पहले G8 हुआ करता था, बाद में आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ रशिया इट बिकेम G7। तो G8 ग्रुप बनाया गया 1975 में। इट वाज क्रिएटेड एंड इट कंटिन्यूज टू रिमेन एज एन इनफॉर्मल फोरम। इनफॉर्मल फोरम या इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स वो होते हैं जिनका अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता, उनका अपना कोई परमानेंट चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता कि किन किन एरियाज पे ये काम करेंगे, इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऐसे ग्रुपिंग्स को कहा जाता है इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, WTO है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल ग्रुपिंग्स। उनका अपना एक चार्टर है, उनका अपना सेक्रेटेरिएट वगैरह है। जबकि G7 currently and earlier when it was created G8, this is an example of informal forum या grouping। इसके अंदर दुनिया के जो इम्पोर्टेंट या लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, रिच कंट्रीज हैं, वो इसका मेंबर हैं। और G7 कंट्रीज की मीटिंग होती है साल में एक बार, और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं उस पर चर्चा होती है। थोड़ा सा देखते हैं कि when and why G8 was reduced to G7। तो 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का ये पेनिनसुला, जिसका नाम है क्रीमियन पेनिनसुला, जो तब तक यूक्रेन के पास था 2014 तक, उसको जब फोर्सफुली एनेक्स कर लिया, तो रशिया की इस अग्रेशन के कारण रशिया वाज एक्सपेल्ड टेम्पोररीली फ्रॉम G8, और उसके बाद ही G8 वाज रिड्यूस्ड टू G7। तो ऐसा नहीं है कि रशिया हैज शोन सम एग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट स्टार्टेड अटैकिंग यूक्रेन इन 2022। उसके पहले भी 2014 में ये जो क्रीमियन पेनिनसुला आप यहाँ देख रहे हैं, इसको रशिया ने फोर्सफुली अक्वायर कर लिया था। रशिया ने जो जस्टिफिकेशन दिया था क्रीमियन पेनिनसुला को अक्वायर करने के पीछे, वो ये था कि क्रीमियन पेनिनसुला में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो रशियन एथनिसिटी के हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बिलोंग टू रशिया। जबकि अपार्ट फ्रॉम एथनिसिटी देयर माइट बी सम अदर रीजन्स एज वेल बिहाइंड रशियाज एक्विजिशन ऑफ या एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। पहला कारण ये हो सकता है कि क्रीमिया के आसपास का जो रीजन है इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। 80% ऑफ यूक्रेनियन ऑयल एंड नेचुरल गैस बिलोंग टू क्रीमिया, उसको अक्वायर कर लिया रशिया ने। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये क्रीमिया। उसके अंदर भी यहाँ पे एक पोर्ट है, सेवास्तोपोल पोर्ट, विच प्रोवाइड्स रसिया एक्सेसिबिलिटी टू मेडिटेरियन सी राउंड द ईयर। अदरवाइज रसिया के जो नदर्न साइड के पोर्ट्स हैं दे गेट्स फ्रोजन अप ड्यूरिंग द विंटर टाइम, तो विंटर टाइम में तो बंद हो जाते हैं। वैसे रसिया ने अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, आइस ब्रेक करने वाली टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से उसके शिप्स इवन ड्यूरिंग फ्रोजन मंथ्स ट्रांजिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्च ज़्यादा होता है वैसे शिप्स को नेविगेट कराने में। तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्रीमियन पेनिनसुला का जिस कारण से रसिया ने इसको एनेक्स किया वो ये कि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेवास्तोपोल पोर्ट है। तीसरा ऑफ कोर्स क्रीमिया को अक्वायर करके रसिया ने एक तरीके से पावर प्रोजेक्शन किया, यूक्रेन को मैसेज दिया कि यू शुड नॉट थिंक ऑफ ज्वाइनिंग नाटो। Despite that, Ukraine showed willingness to join NATO group, and that is the reason why Russia started full-fledged aggression against Ukraine in 2022. तो ये तो बात हुई कि why G8 was reduced to G7। तो आज के टाइम में G7 कंट्रीज की ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग की मीटिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो दुनिया के लीडिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियली लीडिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बनाई है। तो G7 के अंदर कौन कौन से देश हैं उनको एक बार जरा देखते हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली एंड US। अब उसमें अगर आप रसिया को जोड़ लें तो इट बिकम्स G8। तो जो G8 कंट्रीज हैं ये सब G20 का तो मेंबर हैं ही हैं, साथ ही साथ 12 मोर कंट्रीज आर देयर दैट आर पार्ट ऑफ
G20, उसमें हमारा देश भारत भी है। साथ ही साथ अब G20 में आपको पता है अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। But despite inclusion of African Union in G20, G20 is not known as G21. It still continues to be known as G20. अब G7 के ऊपर वापस से आते हैं। हमने G7 देखा, G7 का क्या रिलेशन है G8 या G20 के साथ वो देखा। नाउ करंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। G7 ग्रुपिंग्स की 52nd समिट बुलाई गई है इन एवियन, फ्रांस, अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो जो 7 मेजर या 7 जो मेंबर इकोनॉमीज हैं G7 के, उनके लीडर्स तो मिले ही, साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं G7 के, उनके लीडर्स को भी इनवाइट किया गया एज ए स्पेशल गेस्ट। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इवन पीएम मोदी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 52nd G7 समिट। इस G7 समिट में जो इम्पोर्टेंट मुद्दों पे चर्चा हुई वो था इजराइल ईरान के बीच में, या पूरा वेस्ट एशिया क्राइसिस में, वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस कारण से वेस्ट एशिया क्राइसिस पूरे दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, उसके ऊपर चर्चा हुई। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इबोला आउटब्रेक। तो G7 countries have decided to take coordinated response in order to curb Ebola outbreak recently witnessed in DRC, Democratic Republic of Congo and Uganda. उसके अलावा G7 countries have also committed to involve into coordinated response towards fighting cancer. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Indian Ocean Rim Association, IORA. Again important from our syllabus GS paper 2 international groupings point of view. देखिए IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य लक्ष्य है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। और IORA के मेंबर कंट्रीज हैं कौन कौन से देश? तो IORA के मेंबर कंट्रीज वो तमाम देश हैं जो इंडियन ओशन में अपना कोस्ट या इंडियन ओशन के साथ अपना कोस्ट शेयर करते हैं। तो लिटोरल कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन आर मेंबर कंट्रीज ऑफ IORA। और IORA ये ग्रुपिंग बनाया गया है ताकि इन IORA मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली ब्लू इकोनॉमी को या ब्लू इकोनॉमी के एरिया में कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए IORA बनाया गया है। IORA की अगर हम बात करें तो इसके टोटल 23 मेंबर स्टेट्स हैं, देयर आर 12 डायलॉग पार्टनर्स। आप देख सकते हैं जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन में कोस्ट शेयर करते हैं, राइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ IORA। इनफैक्ट IORA को बनाया ही गया था ऑन सजेशंस गिवन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी ने 1995 में सजेस्ट किया था कि इंडियन ओशन के जो लिटोरल कंट्रीज हैं उनके बीच में एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फिर उनके सजेशन के बाद 1997 में एक ग्रुप बनाया गया IORA। शुरुआत में जब IORA बनाया गया था तो उसका नाम रखा गया था IORARC, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये पहले नाम था जब 1997 में IORA को बनाया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया IORA। तो पहले नाम था IOR, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, तो दोनों एक ही है। इसका सेक्रेटेरिएट है इन एबिन, मॉरिशस। यहाँ पे कहीं पे इसका सेक्रेटेरिएट है। अब आपको ध्यान ये देना है, इस साल के लिए IORA इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इंडिया इज करेंटली होल्डिंग चेयर ऑफ IORA ग्रुपिंग। भारत के पास प्रेसिडेंसी है IORA ग्रुपिंग की साल 2025 से लेकर के 2027 तक का। ये 2 साल के टर्म में भारत के पास प्रेसिडेंसी है। और भारत की तरफ से संजीव रंजन साहब सेक्रेटरी जनरल की तरफ फंक्शन कर रहे हैं ऑफ IORA। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि कनाडा हैज
formally applied to become an observer member of IORA, and this proposal is being examined by IORA, especially by India, because India is currently holding chair of IORA. तो कनाडा ने एक ऑब्जर्वर देश की तरह एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया है टू IORA, और उस प्रपोजल पे, उस एप्लीकेशन पे अभी डिस्कशन चल रहा है। चूंकि भारत IORA को चेयर कर रहा है करेंटली, एंड दैट इज वाई IORA इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। IORA, जैसा कि मैंने कहा पहले, इसको IORARC नाम से ही बुलाते थे। उस वक्त उससे रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2015 में ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भी इंडियन ओशन की बात चली है, तो इंडियन ओशन से रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2016 में एक प्रश्न पूछा था। मैंने यहाँ गलती से 15 लिख दिया, 16 में पूछा था ये प्रश्न प्रोजेक्ट मौसम के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है प्रोजेक्ट मौसम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। मैंने थोड़ा सा हिंट्स में आपको दे देता हूँ, पहले भी मैंने प्रोजेक्ट मौसम तो वैसे बताया ही है। देखिए, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी मदद से चाइना कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है विथ एशियन एज वेल एज यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जो चाइना तो बताता है कि इसका सिर्फ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन चाइना उसकी मदद से अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को तो बूस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ भारत के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसने इंडियन ओशन में, उसकी मदद से भारत को एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रहा है, जिसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें जो हमारा मेडिएवल एंड एंशिएंट टाइम में कल्चरल रिलेशन था अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन देशों के साथ, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम अपना सॉफ्ट पावर को वापस से डेवलप कर पाएं विद दीज कंट्रीज। और चाइना का जो अप्रोच है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, उसको हम थोड़ा बहुत काउंटर कर पाए। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रेटर हॉग बैजर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्रेटर हॉग बैजर, इसका साइंटिफिक नाम है आर्क्टोनिक्स पोलैरिस। ये जानवर नॉकटर्नल है, मतलब रात के टाइम में ज्यादा एक्टिव रहता है, मिड साइज का है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इट्स अ बोरोइंग एनिमल, मतलब जमीन खोद करके उसके नीचे अपना घर बनाता है। ओमनीवोरस भी है, मतलब हर तरह की चीजें खा लेता है। असमीज में लोकली इसको माटी गाहोरी नाम से बुलाया जाता है, अर्थन पिग, बिकॉज इट हैज पिग लाइक स्नाउट, पिग जैसा इसका स्नाउट है, और इसके डिगिंग बिहेवियर के कारण इसको अर्थन पिग या माटी गाहोरी नाम से बुलाया जाता है। देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ हॉग बैजर अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस ग्रेटर हॉग बैजर नाम से जैसा आप समझ आ रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट अमंग्स द 3। ये ग्रेटर हॉग बैजर, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताई कि इसके पास कैपेसिटी है टू डिगिंग बिहेवियर। तो इसका जो एनाटॉमी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, विच मेक्स इट वेरी अडेप्टेड या कैपेबल फॉर डिगिंग। इसीलिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कि इट इज हाईली फोसोरियल मैमल। फोसोरियल मैमल मतलब इट हैज अडॉप्टेड ग्रेटली एज फार एज डिगिंग एंड लिविंग अंडरग्राउंड इज कंसर्न। ये आराम से इसने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि आराम से जमीन को खोद सकता है और जमीन के नीचे रह सकता है, इसीलिए इसको फोसोरियल मैमल भी कहते हैं। तो कॉमन भाषा में कहे तो बोरोइंग है, जमीन खोदना इसको आता है। टेक्निकल थोड़ा भाषा में कहे तो फोसोरियल मैमल, मतलब इट हैज अडैप्टेड इटसेल्फ टू डिगिंग एंड लिविंग अंडरग्राउंड। तो ये टर्म एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इट इज प्राइमरली फाउंड इन फॉरेस्ट फ्लोर्स, ग्रासलैंड, सॉफ्ट सॉइल्स, खासकर जहां पे सॉइल थोड़ा सॉफ्ट रहेगा वहां पे एक ग्रेटर हॉग बैजर आपको देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर में इसके रेंज की बात करें तो साउथ एशिया में, मेनली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है ग्रेटर हॉग बैजर। IUCN में इसको कैटेगराइज किया गया है एज वल्नरेबल, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। करंट न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेटर हॉग बैजर।
रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एरिया में साइंटिफिक असेसमेंट कराई गई ग्रेटर हॉग बैजर की, जिसमें पाया गया कि एटलीस्ट 55 इंडिविजुअल ग्रेटर हॉग बैजर्स आर देयर इन अबाउट 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब 55 इस तरह के स्पीसीज हैं और वो भी इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दिस scientific study indicates that there is healthy and viable, potentially viable population of greater hog badger in Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Greater hog badger इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। ये जब सॉइल की डिगिंग करता है तो उसकी मदद से इट हेल्प्स इन एरेटिंग ऑफ सॉइल, मतलब एयर का मिक्सिंग विद सॉइल को ये प्रमोट करता है, विच इज गुड फॉर maintaining soil fertility. It because of digging it also helps in redistribution of nutrient. जैसे हल जोत किसान जो है वो हल की मदद से खेत जो जोतता है तो उसमें भी यही तो काम करता है, सॉइल को डिग करता है, तो उससे एरेशन ऑफ सॉइल होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। वो काफी हद तक नेचुरल तरीके से ये ग्रेटर हॉग बैजर इस काम को कर देता है इन फॉरेस्ट एरियाज। उसके अलावा it also contributes in creating conducive condition for seed germination. Seed germination के लिए भी ये सही condition create करता है because of its borrowing activity, और साथ ही साथ because ये borrowing करता रहता है तो it creates micro habitats for smaller animals like rodents and all, और उसके साथ invertebrates and insects के लिए भी ये micro habitats create कर देता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएनएस बाज। प्लीज पर्सपेक्टिव से ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। आईएनएस बाज इज इंडियन नेवल एयर स्टेशन, मतलब नेवी भी इस्तेमाल करती है, एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। मेनली नेवी का जो एविएटर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेवी के भी तो अपने एविएटर्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। तो आईएनएस बाज इज इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड नियर कैंपबेल बे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड में यहाँ पे कहीं पे है आईएनएस बाज। इसको 2012 में बनाया गया था एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट एयर स्टेशन इन निकोबार आइलैंड्स। इनफैक्ट भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है वो है आईएनएस बाज। सबसे सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन ऑफ इंडिया इज आईएनएस बाज। आपको पता है कि अंडमान निकोबार में भारत का अभी तक का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब वहां पे इंडियन एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों का एक ज्वाइंट यूनिट है या ज्वाइंट कमांड है। तो दिस आईएनएस बाज बिलोंग्स टू ज्वाइंट सर्विसेज कमांड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। वो बात अलग है कि पूरे भारत भर में ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज कमांड बनाने की बात हो रही है, लेकिन अभी इकलौता ट्राई सर्विसेज कमांड भारत के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ये जो आईएनएस बाज है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ऑपरेट इंडियन नेवीज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट या फिर इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये सब कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि डॉर्नियर है क्या या सुपर C-130J सुपर हरक्यूलस है क्या। ये सब एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट से हैं। अभी आईएनएस बाज इसलिए न्यूज में है क्योंकि ग्रेटर निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है भारत सरकार। वहां पे पहले बातचीत हो रही थी कि आईएनएस बाज को एक्सपैंड किया जाएगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि नो, वो एक अलग से ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट डेवलप करेंगी 13,000 करोड़ रुपीस का। तो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस बाज को फर्दर डेवलपमेंट के बजाय एक नया ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जाएगा as per the recent decision by government of India. That is why INS Baj has been in news. Government clears a new rupees 13,000 crore Great Nicobar airport and drops INS Baj expansion plan. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्लोवाकिया से रोमानिया बस बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। Bhasani is an initiative for Government of India aimed at enabling digital services. Absolutely correct.
Vasani supports technologies such as speech to text, text to translation, and text to speech. This is also correct. National list of essential medicine is released by Ministry of Health and Family Welfare. Absolutely correct. This is prepared with reference to WHO's model list of essential medicine. This is also correct. National list of essential medicine के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर रिलीज किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और इसके प्राइस को कंट्रोल किया जाता है यूजिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग सीलिंग प्राइस ऑफ APCO. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो चारों स्टेटमेंट सही हैं. इंडियाज मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट रीच टू ऑल टाइम हाई इन May 2026. करेक्ट. Merchandise export refers to export of physical goods, not services. This is also correct. Merchandise मतलब goods होता है, services नहीं. Rise in merchandise goods contribute positively to country's forex reserve. Correct. And merchandise exports are included in circulation of countries, included in calculation of country's balance of trade. That is also correct. चारों स्टेटमेंट सही हैं. WPI का जो बेस है वो बदल करके 2022-23 कर दिया गया. बिल्कुल सही बात है. इंडिया हैज रिलीज्ड फर्स्ट एवर PPI टू मेजर प्राइस चेंज एट द पर्सपेक्टिव प्रोड्यूसर. यहाँ तक तो सही है बट यहाँ जाकर गलत हो जाता है. बेस ईयर 2020 नहीं है, बेस ईयर इसका भी 2022-23 है. सो करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.